हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सोलविन स्टडी में। आज हम क्लास 7 चैप्टर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अमेज़न वर्षा वन्य जीवन, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वर्षा वन के निवासी और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं अमेज़न वर्षा वन में जीवन के बारे में। अमेज़न वर्षा वन जो है वर्षा वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। हमारा उष्णकटिबंधीय वन जो होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो कर्क रेखा, उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के क्षेत्र को भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ही होकर हमारी अमेज़न जो नदी है वो बहती है। इसी क्षेत्र से अमेज़न नदी बेसिन होकर बहता है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। अमेज़न एवं इसकी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न नदी बेसिन का निर्माण करती हैं। एक पॉइंट आता है हमारा मुहाना। हम कह सकते हैं नदी जिस जगह पर पानी के अन्य स्रोत में कह सकते हैं स्रोत में
जाकर मिलती है उसे हम मुहाना कहते हैं। मुहाना कहते हैं। नदी जिस जगह पर पानी नदी जिस जगह पर पानी अन्य स्रोत में जाकर मिलाती है तो उस जगह को मुहाना कहते हैं। नदी जैसे हमारे महासागर में जाकर गिरती है या किसी खाड़ी में जाकर गिरती है तो उस जगह को जहाँ पर नदी मिलती है और जो खाड़ी या महासागर होता है उसको उस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी का अफवाह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है। अफवाह क्षेत्र है। अमेजन नदी का अफवाह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है। हम आइए इसकी एक थोड़ी छोटी सी कहानी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमेजन नदी की खोज कैसे हुई? स्पेन के कुछ लोग नदी के रास्ते इस नदी की खोज करने के लिए गए हुए थे अमेजन के क्षेत्र में, अमेजन वर्षावन के क्षेत्र में। तो जैसे वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर अमेजन के कुछ आदिवासियों ने उन पर हमला कर दिया और हमला इस तरह से करा कि वहाँ के जो प्राचीन रोमन कुछ महिला योद्धाएं थीं उनकी याद दिला दी, जिनको अमेजोन्स कहा जाता था। जो प्राचीन रोमन की कुछ महिला योद्धाएं थीं उनको अमेजोन्स कहा जाता था। तो उन्हीं के नाम पर इस वन का नाम, इस नदी का नाम अमेजन पड़ा। जो स्पेन के कुछ लोग वहाँ पर घूमने के लिए गए और उन पर हमला किया गया वहाँ के कुछ लोकल आदिवासियों के द्वारा, और वो उन आदिवासियों ने ऐसा हमला करा जैसे कि प्राचीन रोमन कुछ महिला योद्धाएं करती थी जिनको अमेजोन्स कहा जाता था। तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम अमेजन पड़ा। आइए इसके बारे में अगला चर्चा कर लेते हैं। अमेजन में हम देख लेते हैं अमेजन की जलवायु कैसी है। जलवायु यहाँ की जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वहाँ की का तापमान अधिक होता है और वहाँ की आर्द्रता अधिक होती है। वहाँ का तापमान और आर्द्रता उच्च होने के कारण वहाँ प्रत्येक दिन वर्षा होती है। यहाँ का तापमान उच्च तापमान एवं आर्द्रता उच्च होने के कारण यहाँ पर प्रत्येक दिन वर्षा होती है। और यहाँ के मौसम में एक चिपचिपाहट सी होती है। यहाँ के वायुमंडल में एक चिपचिपाहट होती है। यहाँ
पे उच्च तापमान एवं आर्द्रता का उच्च होना, ये जो भूमध्य रेखा के आसपास में पाए जाने की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा वर्ष भर मतलब कि सीधी पड़ती हैं। वर्षा वन के बारे में देख लेते हैं। वर्षा वन की जैव विविधता उच्च होती है। इन वनों की जैव विविधता उच्च होती है। इन वनों की जैव विविधता उच्च होती है क्योंकि यहाँ पर लगातार वर्षा होती है एवं अनेक प्रकार की वनस्पतियां उगती है। इन वनों की जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां इतनी घनी होती हैं, वो एक छत के जैसा निर्माण कर लेती हैं। इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो छत के जैसा बना लेती हैं, जिससे कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। जो पेड़ों के जो जड़ होती है वहां तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ के जो वर्षा वन में कुछ पक्षी पाए जाते हैं उनको देख लेते हैं। टूकन एवं गुंजन पक्षी पाए जाते हैं। टूकन एवं गुंजन पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। और हम देख लेते हैं यहाँ पर बंदर एवं टेपीर पाया जाता है, जो हमारे चींटियों को खाता है। ये कुछ मुख्य यहाँ के जीव हैं। और हम कह सकते हैं यहाँ पर एनाकोंडा पाया जाता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे अनेक प्रकार की जानवरों की, पक्षियों की और सरीसृपों की जातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर एनाकोंडा पाया जाता है। एनाकोंडा पाया जाता है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। यहाँ के आदिवासी लोग, जिसमें पुरुष शिकार करते हैं एवं महिलाएं हमारे फसलों का देखभाल करती हैं। यहाँ पर जो पुरुष होते हैं शिकार में ज़्यादातर मछलियाँ पकड़ते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मतलब कि इन पुरुषों को शिकार नहीं मिल पाता, तो इनके ही पूर्ति के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो फसल का उत्पादन करती हैं। इसमें जैसे हमारा अनाज होते हैं, गेहूँ वगैरह, मक्का वगैरह, और ये सब चीज़ें उगाती हैं। इसके साथ साथ साग सब्जियाँ उगाती हैं। और यहाँ का एक मुख्य मुख्य खाने योग्य भोजन होता है मेरियोग। मेरियोग इनका प्रसिद्ध मुख्य भोजन हुआ है मेरियोग। मेरियोग जो होता है आलू की तरह, मेरियोग आलू की तरह जमीन के अंदर उगाया जाता है, जमीन के अंदर उगाया जाता है, उगाया जाता है। मेरियोग जो आलू की तरह जमीन के अंदर उगाया जाता है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा था, हमारे वर्षावन जो थे उनके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि वर्षावनों में 2 परजीवी वनस्पति पाई जाती हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। परजीवी वनस्पति पाई जाती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में अभी हम देखेंगे। इंक कम हो गया, उसको डाल लेते हैं। मेरियोग के बारे में बात करी हमने। मेरियोग जो हमारा जमीन के अंदर उगाया जाता है, यहाँ के लोगों का मुख्य खाने का भोजन होता है। हमने अभी देखा, हमने वर्षावन के बारे में पढ़ा था। वर्षावन में 2 मुख्य परजीवी वनस्पति होती हैं। एक होती ऑर्किड, हमारा दूसरा होता है ब्रोमिलोइड। ये 2 मुख्य परजीवी वनस्पति होती है जो हमारे वर्षा वनों में पाई जाती हैं। ब्रोमिलोइड का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हम जानते हैं। ब्रोमिलोइड जो पौधा होता है वो अपनी पत्तियों में जल का संरक्षण कर लेता है, जल को जमा कर लेता है। ब्रोमिलोइड जो पौधा होता है वो अपनी पत्तियों में जल का संरक्षण कर लेता है, उनका जमा कर लेता है। और इसका उपयोग जो हमारे मेंढक होते हैं वो उसमें अंडे देने के लिए करते हैं। यह जल का संरक्षण कर लेता है, इनकी पत्तियों में मेंढक अंडे देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। जो वर्षावन होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो कर्तन एवं दहन कृषि का उपयोग करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि के अंतर्गत एक भूमि का छोटा पार्ट लिया जाता है जिस पर पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं। उन पेड़ पौधों को काट करके वहाँ पर जला दिया जाता है। जो उनकी राख होती है वो भूमि में
खाद का काम करती है और वहाँ पर खेत को जोत करके खुदाई कर करके उसमें फसल उगाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे 2-3 फसलें उसमें हम उगा लेते हैं तो उस ज़मीन की उर्वरता जो होती है, उत्पादन क्षमता जो होती है, वो कम होने लगती है। तो फिर वो लोग आगे छोटे भाग को चुनते हैं। वैसे ही उसके छोटे भाग को चुन करके उसके पौधों को काटते हैं। पौधों को काट करके फिर वहाँ के जो पौधे होते हैं उनको जला देते हैं। उनकी राख मतलब कि खाद का काम करती है, उर्वरकता का काम करती है। उसको खोद करके फसल उगाना शुरू करते हैं। ऐसे वो वनों को काट करके खेती करते रहते हैं। जैसे ही वो आगे अगले खेत में जाते हैं, इतना जो पिछले हमने जिस खेत में फसल का उत्पादन किया था उसमें छोटे छोटे वनस्पतियाँ उगने लगती हैं, जैसे जिससे कि वो भूमि पुनः हमारी उपजाऊ हो जाती है। तो फिर वो लोग आकर के उसको दोबारा से वहाँ पे खेती करते हैं। तो इस पद्धति को हमारे यहाँ इस जगह पर कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति कहते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति। हर देश में इस पद्धति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे देश में इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। भारत में इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। ये कुछ मुख्य बिंदु थे, हमने इनके बारे में जाना। और अमेजन वर्षा वन, अमेजन के जंगलों में जो पहले लोग रहते थे वो हमारी जो आधुनिक दुनिया है उससे थोड़े कटे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर आने जाने के साधन बहुत ही कम थे। वहाँ पर कच्ची रोडें, वहाँ पर रोडें वगैरह बनी हुई नहीं थी, कच्चे रास्ते थे। तो वहाँ पर 1970 के बाद 1970 के बाद ट्रांस अमेजन सड़क मार्ग का निर्माण किया गया, जिससे कि वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो हमारी आधुनिक दुनिया से जुड़ गए। वहाँ के लोग उठ करके शहरों में आने लगे, वहाँ पर अपना जीवन यापन करने लगे। इससे वहाँ पर जो हमारे अमेजन वन है वहाँ को जो हानि हो रही थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। और ये जो आदिवासी लोग थे वो हमारी आधुनिक दुनिया से जुड़ रहे हैं। ये हमने जाना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में। हमने जाना अमेजन बेसिन के बारे में। आता है गंगा ब्रह्मपुत्र। नदी बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। भारत की दो महत्वपूर्ण नदी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदी मिलकर के भारत के उपमहाद्वीप में, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी सहायक नदियां मिलकर के भारत के उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़े गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का निर्माण करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदी मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का
निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, ये हमारे उपोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन उपोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। जो कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य आता है। जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, वो हमारा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पड़ता है। गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां जो इस गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का हिस्सा है। जैसे हम देख लेते हैं यमुना, चंबल, बेतवा, केन, चंबल, यमुना, बेतवा, केन हम देख सकते हैं। और हमारी सोन नदी, ये सब ये गंगा की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। और ऐसे ही बहुत सारी हमारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, इसकी भूमि उपजाऊ है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर लगभग सभी फसलें उगाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य थे चावल की खेती, जिन्हें हम धान कहते हैं, और चावल की खेती असम में हम कह सकते हैं असम, बंगाल में चाय की खेती, कर्नाटक में हमारी कॉफी या कहवे की खेती। ये कुछ महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में होता है। इस बेसिन के
गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के कुछ हम प्राणी के बारे में, वन्य प्राणी के बारे में जान लेते हैं। वन्य प्राणी, हम कह सकते हैं कि असम में एक सींग वाला गेंडा और हम कह सकते हैं केरल कर्नाटक में हाथी, गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात वाला क्षेत्र नहीं लेता। यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे बंगाल में टाइगर, बाघ आदि पाए जाते हैं। ये इस बेसिन के कुछ महत्वपूर्ण जीव थे, वन्य प्राणी थे। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल एवं मछली है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के लोगों का मुख्य भोजन चावल और मछली है। यहाँ पर चावल और मछली का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस क्षेत्र में हमारे चाप झील भी बहुत अधिक पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन क्षेत्र में चाप झीलें भी बहुत अधिक पाई जाती हैं, जिनमें हम कई तरह के मछलियों का उत्पादन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, जो हमारे जीवन यापन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आज हमने मानव पर्यावरण अनोन्य क्रिया एवं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, उसके बारे